Hello, everybody. Good morning, guys. Please confirm if I'm clearly audible. Screen visible and moving. Okay, very fine. Well, guys. So last we were doing linear regression on Diamond's dataset. Did you try this on CAST dataset? Have you people done that? Because I did not see submissions. Okay, maybe today you can try that on CAST dataset and tell me what did you see. I will continue with Diamonds itself. CAST वाले में मैं कुछ नहीं करूँगा, वो तो नहीं करना है. डायमंड्स वाला देख लेते हैं हम कहाँ तक पहुँच चुके थे. हमने डायमंड डेटा सेट क्लीन कर लिया था. यस. मिसिंग वैल्यू ट्रीटमेंट, मिसिंग वैल्यू तो थे नहीं, अपर केस लोअर केस ठीक हो गए थे, राइट. डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स वो जा चुके हैं. आउटलायर ट्रीटमेंट वो आप समझ चुके हो. कैपिंग, फ्लोरिंग, राइट. स्ट्रिंग्स में स्पेलिंग मिस्टेक्स वगैरह नहीं हो, शॉर्ट फॉर्म लॉन्ग फॉर्म नहीं हो, वो भी हमने देख लिया था कि वैसे भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए. वहाँ तक भी ठीक है. तो वहाँ तक का कोड मैंने रन कर दिया. अगर यहाँ तक सब कुछ ठीक ठाक ही है तो वहाँ तक का तो कोड रन कर ही देता है. अगेन मोर और लेस आउटलायर ट्रीटमेंट. अब कुछ नई बात करेंगे. राइट, फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट. आप लोगों ने कोड में अपने प्राइस में आउटलायर चेक किया कि नहीं किया. क्वांटाइल प्लॉट वो तो हम देख चुके हैं. बॉक्स प्लॉट अगर देखें तो बॉक्स प्लॉट से हमें कुछ खास समझ नहीं आता, लेकिन क्वांटाइल प्लॉट अगर मैं प्राइस का बनाऊं तो वो आता है कुछ ऐसा. हाँ जी, क्या कहते हो, आउटलायर है कि नहीं है. अरे आउटलायर है कि नहीं है. मेरे स्क्रीन पे तो देख रहे हो, बना के देख लो, करके देख लो. Again, coming back, as I said, outlier is something relative. अगर मैं मैथमेटिक्स पे ही बिलीव करूं, मैथमेटिक्स क्या कहती है कि आउटलायर ढूंढने का तो एक फॉर्मूला होता है, और बॉक्स प्लॉट देखते हैं तो वो फॉर्मूला से ही डिसाइड करेगा, बता देगा. बॉक्स प्लॉट के हिसाब से तो देखो कितने सारे आउटलायर हैं. सही बात है, बॉक्स प्लॉट के हिसाब से तो बहुत सारे आउटलायर दिख रहे हैं, लेकिन क्वांटाइल प्लॉट आपको क्या दिखा रहा है. अरे क्या हो गया, कोई बोला ही नहीं. क्वांटाइल प्लॉट आपको क्या दिखा रहा है, वही जो मैंने पहले दिन बताया था आपको कि आउटलायर इज समथिंग रिलेटिव.
इसको इस तरह से डिसाइड नहीं करते। एक बात बताओ, अगर तुम कह रहे हो कि ये बहुत बड़ी जंप है, ये तो बहुत बड़ी जंप है मेरे लिए, इसके हिसाब से ये वाला आउटलायर होना चाहिए, तो ये देखना फिर इसने क्या बिगाड़ा है। ये कह रहा मैं भी आउटलायर हूँ, फिर तो जंप तो ये भी ठीक ठाक सी, और इससे छोटी सी, थोड़ी सी कम ये वाली है, इससे थोड़ी सी कम ये वाली है। एक्चुअली हाँ जी, यस, एग्जैक्टली। So rather than believing mathematics, I am believing my common sense, my visual apparatus. कहाँ है आउटलायर? माना ठीक है जंप है, लेकिन क्या इज दिस जंप आउट ऑफ द वर्ल्ड? क्या ये इतनी ज्यादा है कि इसके बेसिस पे आउटलायर बोलते हैं? दिस इट इज जस्ट दैट कि इसका डिस्ट्रीब्यूशन थोड़ा सा एक्सपोनेंशियल काइंड ऑफ प्राइस का, यस और नो? दैट इज वाई कि यहाँ तक तुम्हें ऐसा लग रहा है कि ये तो बिल्कुल क्लोज क्लोज है, क्लोज क्लोज है, क्लोज क्लोज है। ओके, यहाँ थोड़ा थोड़ा सा ज्यादा डिस्टेंस ज्यादा आ रहा है, बट इट इज नॉट दैट कि इनको आउटलायर बोल दिया जाए इतने से डिस्टेंस के ऊपर। एट द मैक्सिमम अगर ट्रीट करना भी है, अगर तुम बिल्कुल ही नहीं मानोगे, अगर बिल्कुल नहीं मानोगे तो आउटलायर किसको मान सकते हो? इसको तो मान सकते हो, ज़्यादा से ज़्यादा इसको मानोगे, और तो कोई है नहीं। हालांकि है ये भी नहीं, देख रहे हो, ये भी इसी डिस्ट्रीब्यूशन का पार्ट ही है वो लगभग। ये ऐसा नहीं हो रहा कि यहाँ से सीधे यहाँ पहुँच गई है वैल्यू, ऐसा नहीं हो रहा। ओके, तो फॉर नाउ प्राइस का डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपोनेंशियल है, हाउएवर आउटलायर नहीं है, दैट्स वन। ठीक है जी, तो अंधाधुंध आउटलायर ट्रीट नहीं करना है। वन मोर थिंग, a trick we do is we say it is a problem of scaling. Like in this case, within this case, if I see Diamond's dataset, you see, अगर मैं देखूं what is the range of carrot, carrot varies in a range of 0.2 up to 2 point something after outlier treatment. What is the range of price? Price is starting from 300 something and it is going up to range of 18,000. We call it that it is a problem of scaling. ये प्रॉब्लम क्या होगा? जब ये वेरिएबल ज्योमेट्री पे आएंगे, फिलहाल आई एम जस्ट शोइंग यू इन 2 डायमेंशन ज्योमेट्री, ये तो हम समझ चुके हैं दैट एक्चुअल जॉब वुड बी इन n डायमेंशंस ऑफ ज्योमेट्री डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ वेरिएबल्स अवेलेबल, बट फिलहाल मैं सिर्फ 2 वेरिएबल कंसिडर कर रहा हूँ जस्ट टू शो यू समथिंग। सो ओके, वाई एक्सिस पे तो टारगेट होता है, वो तो प्राइस है। एक्स एक्सिस पे प्रिडिक्टर वेरिएबल कैरेट। नाउ थिंक अबाउट इट, ये कैरेट तो वेरी कर रहा है कैसे यार? यहाँ पे तो ये तो जीरो वैल्यू हो गई, एक्स और वाई कॉइंसाइड कर रही हैं। कैरेट कहाँ से शुरू होता है? अभी देखी थी रेंज हमने 0.2, यस और नो? एक मिनट हटा यार, ये तो आया 0.0। हाँ जी, कैरेट कहाँ से स्टार्ट होता है? हम कह रहे थे अभी 0.2 से शुरू होता है, तो ठीक है, ये शायद कहीं 0.2 आ रहा होगा उस ज्योमेट्री पे, और कहाँ तक जाता है?
कहाँ तक जाता है? आता होगा यहाँ तक कहीं तक, या यहाँ तक कहीं तक, जहाँ तक भी जा रहा था। सपोज ये 2.0 था, तो मैक्सिमम रेंज क्या हुई थी कि इसकी कैरेट की 0 2 पॉइंट समथिंग 2.2 था शायद से, या कुछ जो भी था। नाउ थिंक अबाउट इट, दिस इज ज्योमेट्री हैपनिंग इन n डायमेंशनल स्पेस विच इज नॉट विजिबल टू मी। बिहाइंड द स्क्रीन क्या चल रहा होगा? बिहाइंड द स्क्रीन क्या चल रहा होगा? बिहाइंड द स्क्रीन स्केल सेम ही है। प्राइस वेरीज। हाँ जी, प्राइस की वैल्यू कितनी देखी थी? कुछ 320 समथिंग से स्टार्ट होती है एंड इट गोज अप टू सेवरल थाउजेंड्स, 18,000 समथिंग। तो जरा प्राइस के स्केल पे देखें, 0.2 तो यहाँ आ रहा है। देखो प्राइस में भी तो आता होगा, 0.2 तो यहाँ आता है, 0 0 से शुरू हुए, ये आया 0.2, इतना स्केल इधर, इतना ही डिस्टेंस इधर, 2.2 ये है, तो 2.2 यहाँ पे कहीं आता होगा प्राइस। चलो अच्छी बात है, चलो अच्छी बात है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, प्राइस की तो रेंज ही 300 से शुरू है, ये वैल्यू तो अभी प्राइस की है ही नहीं, स्कैटर प्लॉट कहाँ से आएगा? ठीक बात है, ये 0.2 था, ये 2.2 था, तो जरा चलें 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 चलें, ये 300 कहाँ आएगा? हाँ जी, कहाँ आएगा? वहाँ ऊपर, ऊपर देखो, ऊपर छत पे। समझ आ रही है बात? इस प्राइस की रेंज ही 300 से शुरू है, वो पॉइंट कहाँ आएगा? देखो कहाँ आएगा। अच्छा चलो छत पे लगा देते हैं, तो ये 18,000 कहाँ आएगा? हाँ, वहाँ वाटर टैंक पे। कुछ समझ आ रहा है क्या प्रॉब्लम है? इनके स्केल्स में इतना डिफरेंस है, इनकी रेंजेस में इतना डिफरेंस है, दिस इज ऑन अ स्केल ऑफ 0 पॉइंट समथिंग, दिस इज ऑन अ स्केल ऑफ few hundreds and it goes up to few thousands. इसका मिनिएचर वर्जन दिखाऊं तो शायद और कुछ क्लैरिटी आएगी। दिखाता हूँ, तब शायद आपको प्रॉब्लम क्लियर हो जाए। तो मैं क्या कहता हूँ, चलो इसका मिनी वर्जन देखते हैं। ये जो छत पे पहुँच गए थे प्लॉट हमारा, मैं कहता हूँ मैं इसको स्केल को श्रिंक कर लेता हूँ प्राइस के अकॉर्डिंग। तो ये 0.0 था, चलो ये माना प्राइस 100 था, ये कहीं 300 आ गया होगा, और चलो ऊपर जाते 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 कहीं आ गया होगा, से 18,000 भी आ गया होगा। हमने श्रिंक कर दिया है, तो ये एक्सेस भी श्रिंक हो गई। ये 0.00 था, देख रहे हैं इस स्केल पे, अगर ये 0 to 100 है, तो 0.2 कहाँ आ रहा होगा? अरे ये रहा, बिल्कुल यहीं, यहीं तो गिर पड़ा, ये तो आया 0.2। और अगर ये यहाँ से यहाँ तक 0 to 100 है, तो 2 कहाँ पर आया होगा? वो भी यहीं, दिखेगा थोड़ी फिर। यस और नो? इस स्केल के अकॉर्डिंग तो 0.2 ये था, 2.2 चलो यहीं है। अब प्लॉट कर लेते हैं, आओ करते हैं, देखो क्या प्लॉट बनेगा। कैरेट विल बी ऑलवेज हेयर बिटवीन 0.2 to 2.2। तो ये देख रहे हो, ये बन रहा मेरा प्लॉट, ये बन रहा मेरा प्लॉट। प्राइस शुरू हुआ 300 समथिंग से, ओके, किसी का 400 था, किसी का 1,000 था, किसी का 10,000 था, किसी का 15,000 था, किसी का 18,000 भी था। आओ स्ट्रेट लाइन फिट करते हैं, कैसी बनेगी स्ट्रेट लाइन वो? ये जा रही देखो, जैसे वाई एक्सिस जा रही है, ऐसी मेरी एक स्ट्रेट लाइन जा रही है। समझ आ रही है प्रॉब्लम क्या हो रही है?
It may deceive my model into thinking that this is a horizontal line. Sorry, vertical line. It is just a straight vertical line. और अगर ये स्ट्रेट वर्टिकल लाइन है तो इस बात का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि प्राइस पे कैरेट का कोई इम्पैक्ट नहीं होता। क्या एक्चुअली संभव है ऐसा? मतलब ये तो कॉमन सेंस से ही पता है, कैरेट पे ही तो डिपेंड करेगा प्राइस कितना होगा डायमंड का। बट द प्रॉब्लम इज देयर स्केल इज सो डिफरेंट, their scale is so different that it is going to distort my geometry and it will eventually deceive my model. ठीक है, अब मैं समझाने के लिए बोल रहा हूँ, ये मत बोलना कि अच्छा फिर ऐसा कैसा मॉडल बनाया तुमने। मतलब ऐसा नहीं कि एक्चुअली डिसीव हो जाएगा, मैं बस बता रहा हूँ तुम्हें कि स्केलिंग का प्रॉब्लम ये होता है। मैनुअली दिक्कत हो रही है ना, अगर मैनुअली करना पड़ रहा होता तो दिक्कत हो रही होती, मशीन को भी दिक्कत होती है। ठीक है जी, यहाँ तक बात समझ आती है? ये आप लोगों ने देखा भी था, उस समय ध्यान नहीं गया होगा, लेकिन पता चलता है। पता किस चीज़ से चलता है? देखो, इन चीज़ों से पता चलता है। जब हम वाई प्रेडिक्शन के लिए हमने कोफिशिएंट्स कैलकुलेट किए, मॉडल बना लिया था, तो एस्टिमेट्स देता है ना मॉडल, कोफिशिएंट्स बताता है बीटा 1, बीटा 2, बीटा 3 और x1, x2, x3, राइट। और उससे हम प्रेडिक्शन कर लेते हैं कि अगर ये इस तरह से y इज इक्वल टू m1x1 प्लस m2x2 प्लस x3 m3x3 ये सब कर लें तो y प्रेडिक्शन हो जाएगा, y कैलकुलेट हो जाएगा। See the problem? You see this coefficient of caret? It is 13,000 something coming in because this 13,000 has to be multiplied with something, what? With caret, which is 1 point something, 2 point something, उसका रेंज ऐसा ही है। तभी तो मेरा प्राइस कुछ दिखाई देगा मेरे को थाउजेंड्स में आता हुआ। यस और नो? तो इसका कोएफिशिएंट देख रहे हो 10,000 समथिंग जा रहा है, इसका कोएफिशिएंट देखो तो 66, 40। So there are some coefficients in 50s and 60s, and some coefficients are in, you see, thousands, and then there are coefficients in tens of thousands. So this is what it is telling me, that there are very different scales. बहुत different scales पे आप काम कर रहे हो, अच्छा नहीं होता। सवाल आया दूसरा, करना क्या है? हाँ जी, करना क्या है? जी स्कोर नाम सुना है? जी स्कोर, जी टेबल या जेड टेबल जिसको बोलते हैं। ना सुना? There are two phenomena which can be done here. One is called normalization, other is called standardization. This is actually formally it is z-score standardization. Commonly it is called standardization बोल देते हैं। This is to solve this problem of scale. नॉर्मलाइजेशन कर सकते हो और दी स्कोर स्टैंडर्डाइजेशन कर सकते हो। नॉर्मलाइजेशन किसे कहते हैं, आओ देखते हैं। थिंक अबाउट इट। मेरे पास ये डेटा था, कौन सा डेटा? ये वाला डेटा। अच्छा, पहले तो यही सोचो, ये प्रॉब्लम होगा तो नंबर वाइज, यस और नो?
जो न्यूमेरिक कॉलम है द कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल्स, ये स्केलिंग का प्रॉब्लम वही हो सकता है। यस और नो? प्राइस इज वेरिंग इन हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स, टेबल एंड डेप्थ आर वेरिंग इन 40s 50s 60s, XYZ, these are going on in 2 point something 3 point something 4 point something। तो ये प्रॉब्लम इनमें ही पॉसिबल है, कैटेगोरिकल में तो होगा नहीं यार। ये तो बाद में जाके डमी वेरिएबल बनना है, 0 1 हो जाएंगे। तो 0 1 1 0 0 1 1 0, वो तो 1 0 ही होते हैं। समस्या बची कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल्स की। नाउ थिंक अबाउट इट, इफ आई डिवाइड प्राइस ईच प्राइस, अगर मैं कैलकुलेट कर लूँ कि प्राइस की मैक्सिमम वैल्यू क्या है मेरे डेटा सेट में, व्हाट इज द मैक्स ऑफ प्राइस, कैसा दिखने वाला है ये? सपोज मेरे डेटा सेट में प्राइस कॉलम इज, किसी का 300 है, किसी का 400 है, किसी का 5000 भी है, एंड किसी का 18000 मैक्स भी था, एंड सो ऑन, बाकी सबके हैं जितने भी हैं। एंड सपोज आई नो दैट 18000 इज द मैक्स वैल्यू ऑफ प्राइस। तो मैं क्या कह रहा हूँ, प्राइस कॉलम को डिवाइड कर दो इसकी मैक्स वैल्यू से। समझ पा रहे हो क्या होने वाला है? ये सारी वैल्यूज 0 और 1 के बीच में कुछ वैल्यू बन जाएंगी, यस और नो? रेशियो मैक्स वैल्यू से डिवाइड कर दिया मैंने सबको। तो दिस बिकम्स 300 by 18,000, दिस बिकम्स 400 by 18,000, 5000 by 18,000 और 18,000 by 18,000। तो मैक्स तो 1 हो सकती है, बाकी सब 1 से नीचे होंगी। तो ऑल द वैल्यूज आर नाउ बिटवीन 0 and 1। यस, यस और नो? अगर ये सभी कॉलम के साथ कर दूं तो, यही कर दूं कैरेट के साथ। यार कैरेट कॉलम है, मान लो कैरेट कॉलम कहाँ चलता है, कैरेट कॉलम मेरे को क्या पता था कि 0.2 होता है, 1.5 होता है, 1.8 होता है, एंड 2.2 तक जाता है। मैंने कहा कैरेट की जो मैक्स वैल्यू है 2.2, इससे सबको डिवाइड कर दो, तो कर दिया डिवाइड। तो कैरेट कॉलम भी बिटवीन 0 and 1 हो गया, हो गया। And similarly, if I divide all the columns by their max value, तो all the columns are now between 0 and 1। स्केल सेम हो गया सबका, प्रॉब्लम खत्म हो गई। बचे डमी वेरिएबल्स, वो तो होते ही 0 1 है। तो ये तो होता है नॉर्मलाइजेशन, वी कॉल इट डेटा नॉर्मलाइजेशन। डोंट कंफ्यूज इट विद डेटा बेस नॉर्मलाइजेशन, दैट इज समथिंग एल्स। डेटा नॉर्मलाइजेशन या वेरिएबल नॉर्मलाइजेशन is this, database normalization that is something else। तो ये तो हुआ नॉर्मलाइजेशन। स्टैंडर्डाइजेशन क्या होता है? स्टैंडर्डाइजेशन क्या होता है? नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन देखा था? नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन देखा था? अगर मेरा कोई डेटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो कैसे होता था वो, यहाँ पर उसकी मीन वैल्यू, इधर एक्सट्रीम मिनिमा, इधर एक्सट्रीम मैक्सिमा, और बाकी ये प्रॉपर्टीज रखता ही है, वो तुम्हें पता ही है। सपोज ये स्टैंडर्ड डेविएशन होगी तो ये प्लस वाली रेंज चल रही है, और ये वाली हो गई तो ये नेगेटिव वाली रेंज चल रही है। सही बात है, यही होता था। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन तो देखा था हमने, पढ़ा है ना। ऐसे सदमे में क्यों हो, बोलते क्यों नहीं हो? अब समस्या क्या है, मेरे वेरिएबल देखो,
प्राइस है तो उसका मीन कुछ और होगा, स्टैंडर्ड डेविएशन कुछ और होगा। फिर कैरेट आ जाएगा तो उसका मीन कुछ और होगा, स्टैंडर्ड डेविएशन कुछ और होगा। फिर एक्स आ जाएगा, वाई। यही तो प्रॉब्लम हो रही है, स्केल का ही तो डिफरेंस है। तो इन अदर वे यही तो हो रहा है, हर बार मीन चेंज हो रहा है, हर बार स्टैंडर्ड डेविएशन चेंज हो रही है। तो यही किसी किसी भले आदमी ने इतनी मेहनत करके तुम्हारे लिए काम आसान किया है कि उसने जी स्कोर्स बना रखे। जैसे ही हमारा प्राइस कॉलम था, सपोज इसका कुछ मीन वैल्यू होगा, मीन प्राइस, और कुछ स्टैंडर्ड डेविएशन होगा एस टी। तो उन्होंने क्या कहा कि अब इस पर्टिकुलर पॉइंट का, भाई ये प्राइस कॉलम था मेरा, इस प्राइस कॉलम का कुछ मीन भी होगा, इस प्राइस कॉलम की कुछ स्टैंडर्ड डेविएशन भी होगी। उन्होंने कहा मैं कुछ स्टैंडर्ड बना देना चाहता हूँ, तो इन सब का जी स्कोर क्या होगा। जी स्कोर किसको बोलते हैं? जी स्कोर इज बेसिकली नंबर ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशंस बाय विच अ पॉइंट डेविएट्स फ्रॉम मीन वैल्यू। क्या मतलब हुआ इस बात का? अगर एक डेटा पॉइंट मेरे पास है यहाँ, तो हम किस टर्म्स में बात कर रहे हैं? हम कह रहे हैं कि हाउ मेनी स्टैंडर्ड डेविएशंस दिस पॉइंट इज अवे फ्रॉम मीन वैल्यू, वो उसका जी स्कोर होगा। तो जी स्कोर का फॉर्मूला क्या होगा? हाँ जी, कितनी दूर है ये पॉइंट? अगर ये पॉइंट x1 है, इफ दिस पॉइंट इज x1, तो ये कितना दूर है मीन वैल्यू से? x1 माइनस मीन वैल्यू, इतना ही तो डिस्टेंस है। और अगर स्टैंडर्ड डेविएशन के टर्म्स में लाना चाहता है तो लेट्स डिवाइड इट बाय स्टैंडर्ड डेविएशन। So in this way, z score becomes how many standard deviations this point is away from mean value. अच्छी बात है। तो जरा बताना, इफ x1 इज इक्वल टू मीन वैल्यू, उसका जी स्कोर कितना होगा? अगर कोई डेटा पॉइंट जो मीन के एग्जैक्टली इक्वल है, उसका जी स्कोर कितना होगा? समझ गए? तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में z इज इक्वल टू 0 मतलब, अच्छा, एक चीज और पता है मेरे को कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन मीन के अलोंग सिमेट्रिकल होता है। ये तो प्रॉपर्टी पता है हमें। सही बात है जी। तो उसी को हम कह रहे हैं, दिस इज अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हुज मीन इज 0 एंड हुज स्टैंडर्ड डेविएशन इज 1। ये बनती है जी टेबल। नाउ थिंक अबाउट इट। मेरे पास प्राइस कॉलम था, उस प्राइस कॉलम का एक मीन होगा, एक स्टैंडर्ड डेविएशन होगी। और मैं क्या कह रहा हूं कि x1 पॉइंट का जी स्कोर इतना होता है। तो ये x1 देख लो, अगर ये 300 हो, मेरे को ये x1 पता है, मेरे को मीन भी पता है, स्टैंडर्ड डेविएशन भी पता है, तो सबके जी स्कोर कैलकुलेट हो जाएंगे। सारे ही डेटा पॉइंट्स के जी स्कोर कैलकुलेट हो जाएंगे। यस और नो? x1 का g1, x2 का g2, x3 का g3, सब कैलकुलेट हो जाएंगे। मतलब मैनुअली करने नहीं है, घबरा मत जाना, करने नहीं है, वो किसी ने मेहनत कर रखी है बहुत तुम्हारे लिए। दिखाऊं?
गूगल मार दो, गूगल मार दो, मिल जाएगा। ये रहा सारे डिटेल। अरे चल जा वोडाफोन, वोडाफोन सुपरनेट और वोडाफोन गीगानेट और वोडाफोन इज नाउ वीआई। हाँ, खाली बैठे पेट फुलाते रहो, नेटवर्क आता नहीं और खुद को शाबाशी देते रहते हैं, ये ऐसी कंपनी है। चलो जी। खैर आप लोगों ने ओपन कर लिया होगा, मेरा भी आ जाएगा थोड़ी बहुत बट देख पा रहे हैं, यू गाइस गॉट दिस जी टेबल। अच्छी बात क्या है, द जी स्कोर्स, जी स्कोर vary between range of प्लस माइनस 3.4, और वो तो होना भी चाहिए बिकॉज आप लोगों को मालूम है, क्या मालूम है, जब हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन देख रहे थे, हाँ जी, मीन प्लस माइनस 3 टाइम्स ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, कितना ऑब्जर्वेशन लाई कर जाते थे इसमें, रिमेंबर, they used to include 99.7% of data। यस, यही था। तो बाहर कितना बचा, 0.3% वैल्यूज। और जब स्टैंडर्ड डेविएशन 1 हो तो मीन 0 है, स्टैंडर्ड डेविएशन 1 है, तो क्या मतलब हुआ इसका, प्लस माइनस 3 तो हो गया। तो z विल वेरी इन अ रेंज ऑफ +-3, +-3 में 99.7% वैल्यूज आ जाती हैं, +-3.4 तक जाते हैं तो लगभग 100% ऑफ वैल्यूज हो जाती हैं। सो z स्कोर्स यूजुअली यू विल फाइंड इन दिस रेंज। अब काम हो गया, अब काम कैसे हो गया, अगर मैं प्राइस के भी जी स्कोर्स ले लूँ, जी स्कोर ऑफ प्राइस कॉलम, हाँ जी, क्या रेंज हुई उनकी, क्या रेंज हुई उनकी, वही जो होती है हमेशा, +-3.4, और जी स्कोर कैरेट के ले लूँ तो उनकी क्या रेंज होगी, वही जो हमेशा होती है। तो जी स्कोर में प्राइस को भी कन्वर्ट कर दिया, कैरेट को भी कन्वर्ट कर दिया, सबको कन्वर्ट कर दिया जी स्कोर में, एंड आई एम हैविंग नाउ कॉमन स्केल ऑफ एवरीबॉडी। इसको कह रहे हैं जी स्कोर स्टैंडर्डाइजेशन। समझ गए क्या तकलीफ थी, नॉर्मलाइज कर स्केलिंग का प्रॉब्लम आया, माई डेटा इज ऑन वेरी डिफरेंट स्केल, आई वॉन्ट टू बी ऑन सम स्टैंडर्ड वन कॉमन स्केल, so I can normalize them, divide each column by its max value,
तो सबकी रेंज 0 1 के बीच हो जाएगी। और आई कैन कन्वर्ट ऑल द कॉलम्स इनटू देयर जी स्कोर्स, तो सबकी रेंज ±3.4 के आसपास आ जाएगी, इसी रेंज में आ जाएगी। कोई आउटलायर होगा तो उसकी ज़्यादा आ सकती है इससे, अदरवाइज इसी रेंज में आपका मोस्ट ऑफ द डेटा विल लाई। और स्केल का प्रॉब्लम खत्म हो गया। आउटलायर का कैसे करते हैं वो तो आता है तुम्हें। कौन सा मेथड बेटर लग रहा है तुम्हें? हम कौन सा करें? Which one do you like and why? Now, why is the key point. हाँ जी, वाई पूछा तो अब इधर उधर देख रहे हो, अब नहीं आ रहा समझ? Bhavesh, sorry I got your text, I missed it at that time completely somehow. But just now Damini reminded me, so I'll provide it to you. No problem. For now you can stay with me. Recordings are there, I'll send you the code. So not a problem. बताता हूँ हम क्या करेंगे। पता है हम क्या करेंगे? डिवाइड करो और खेल खत्म। हाँ जी, और किसी का कोई और किसी का कोई विचार इस बारे में? एक्चुअली कोई सा भी करो। नॉर्मलाइज करोगे तो करोगे कैसे? नॉर्मलाइज करोगे तो कैसे करोगे? या तो या तो क्या करोगे यार, कैरेट को कैरेट डिवाइडेड बाय मैक्स कैरेट, फिर डेप्थ डिवाइडेड बाय मैक्स डेप्थ, फिर टेबल डिवाइडेड बाय मैक्स टेबल, फिर प्राइस डिवाइडेड बाय मैक्स प्राइस। ऐसे तो करोगे, और कैसे करोगे? तो यार ये कर सकते हो, या इससे कुछ अच्छा कर लो। इससे अच्छा पता है क्या है? इससे अच्छा है, मेरे पास एक फंक्शन है जो क्या करता है, जो वही करता है जो अभी बात कर रहे थे। एक डेटा को उसके जी स्कोर्स में कन्वर्ट कर देता है। और इस स्केल फंक्शन को अगर मैं सैप्लाई कर दूं यानी एस अप्लाई, रिमेंबर? एस अप्लाई, सब पे अप्लाई, सबको पकड़ के ले आओ और अप्लाई कर दो। वेल, फटाक से काम हो गया एक ही बार में, क्योंकि फंक्शन मिल गया ना मेरे को, जो वही करता है जो मैं चाहता हूँ। मेरे पास ऐसा फंक्शन नहीं है कि वो एक कॉलम ले और उसको उसकी मैक्स वैल्यू से डिवाइड कर दे। तो उसके लिए मेरे को या तो फंक्शन बनाना पड़ेगा या कोई तरीका सोचना पड़ेगा। ये मेरे पास बना बनाया फंक्शन है जो वही करता है, सी स्कोर्स में कन्वर्ट करता है। अब मेरा काम हो गया आसान। मैं क्या कह रहा हूँ, म्यूटेटिव डायमंड डेटा सेट को म्यूटेट कर दो। कैसे? इफ इट इज न्यूमेरिक, अगर वो डेटा न्यूमेरिक है, अगर वो कॉलम न्यूमेरिक है तो कर दो स्केल, और न्यूमेरिक नहीं है तो छोड़ दो, कोई जरूरत ही नहीं है बात करने की।
Got this idea? बढ़िया है ये। तो मैंने स्केल कर दिया। फंक्शन नेम इज स्केल here in the chat box। अच्छा, इंपॉर्टेंट ये है कि मैं कर कहाँ पे रहा हूँ। मैं बाकी एनोमलीज ट्रीट कर चुका हूँ, आउटलायर ट्रीटमेंट कर चुका हूँ सब में से। उसके बाद कर रहा हूँ स्केलिंग। डमी डेटा फ्रेम नहीं बनाया अभी। क्यों? क्योंकि डमी बन गया तो जो 0 1 आएंगे ना, वो उनको भी जी स्कोर में कन्वर्ट करने की कोशिश करेगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, तो डमी नहीं बनाया अभी। अभी मैं बस वैसा ही डेटा देख रहा था जैसा भी ये था। अब मैंने समरी देखा इसका, तो मैं देख रहा हूँ जो कैटेगोरिकल थे वो भी कैटेगोरिकल ही हैं। ये रहे तीनों। जो न्यूमेरिक थे उनमें देखो, ये क्या रेंज हो गई, -1 से +2, -2 से +2, -2 से 3, माइनस समथिंग से 3, -1 से +2। हो गया काम। स्केल इज ऑटोमेटिकली दी स्कोर। यस अमित, वही करता है ये फंक्शन। हेल्प चेक कर लेना, देख लो पढ़ के। कोई दूसरा स्केल तो नहीं ले लेगा? कोई दूसरा स्केल क्यों ले लेगा? फंक्शन का काम है यार, वो कैलकुलेशन वही करता है, चीज को उसमें कन्वर्ट करता है, यही काम है उसका फंक्शन का। अरे फंक्शन ऐसे थोड़ी काम कर रहे हैं, तुम कह रहे हो मीन फंक्शन और तुम कह रहे हो वो मीन की जगह कुछ और कैलकुलेट थोड़ी कर देगा। वही करेगा जो काम है उसका। घर का राज थोड़ी चल रहा है। प्रोग्रामिंग है ये। हाँ, केमिस्ट्री की तरह नहीं, जिसका जो मन आ रहा है वो कर रहा है। ठीक है, इसके बाद डमी डेटा बनाते हैं। लास्ट हमने मॉडल कई तो बना लिए थे, लेकिन आज बिल्कुल एंड टू एंड लास्ट तक दिखाना चाह रहा हूँ मैं एक बार। यहाँ तक कोड आप लोगों के पास है। आप लोगों के पास कोड कहाँ तक है? इसके बाद हमने डेटा डिवाइड किया था 75-25 के रेशो में, रिमेंबर? ये सब तो हम कर चुके हैं। जहां ऐसा लगे कि ये बात नहीं हुई थी या याद नहीं आ रही है या स्किप हो गया था, बता देना मेरे को। मेरे ख्याल से एज फार एज आई रिमेंबर वी हैव डन ऑल दीज पार्ट्स। देन वी गो टू मॉडल नंबर 1। तो LM फंक्शन लीनियर मॉडल, प्राइस टिल्डा डॉट, यानी टारगेट टिल्डा, बाकी सारे। डेटा कहाँ से मिलेगा? कहाँ से मिलेगा? डायमंड डेटा से नहीं मिलेगा। कौन सा डेटा? जो 75% निकाला था, क्योंकि बाकी पे तो अभी वैलिडेशन करना है मॉडल। यह हमने बना के देखा, तो कुछ वेरिएबल इंपॉर्टेंट थे, कुछ वेरिएबल इंपॉर्टेंट नहीं थे। वन थिंग विच इज फाइन नाउ इज कोएफिशिएंट देख रहे हो? अभी कोएफिशिएंट देख रहे हो? थोड़ी देर पहले देखे थे। कोई 100 जा रहा है, कोई 40-50 जा रहा है, कोई 1000 जा रहा है, कोई 12,000 जा रहा है। अभी ठीक है? सबके कोएफिशिएंट लेवल में आ रहे हैं। इसके बाद करते थे स्टेप प्रिडिक्शन, वो भी याद है।
स्टेप रिडक्शन के बाद हमने समरी देखा तो बहुत सारे अननेसेसरी वेरिएबल चले गए। यहाँ कॉल से मेरे को मिले वो वेरिएबल्स जो मेरे मॉडल को अब इंपॉर्टेंट लग रहे हैं स्टेप रिडक्शन करने के बाद। स्टेप रिडक्शन ने कैसे काम किया? उसने ये फालतू वेरिएबल्स उठाए, उसने यहाँ से फालतू वेरिएबल हटाने शुरू करे, एक एक करके हटा के गया, देखते गया, हटाते गया, देखते गया। बहुत सारे इटरेशन हो रहे हैं, देखो कभी हटा रहा है, हटा रहा है, कुछ हटा रहा है, कभी कुछ हटा रहा है, और हर बार वो देखता हुआ जा रहा है कि आर स्क्वायर्ड पे क्या इम्पैक्ट आ रहा है। आर स्क्वायर्ड अगर कम हो जाएगी तो वो रुक जाएगा, ऐसे वेरिएबल को नहीं हटाएगा जिसके हटाने से आर स्क्वायर्ड में ड्रॉप आता है। अगर ड्रॉप नहीं आता तो उसको हटा देगा। तो वही हुआ है, देखो आर स्क्वायर्ड इज रिटेन्ड। अब मेरी टेंशन आई दूसरी, कुछ वेरिएबल इंपॉर्टेंट लग रहे थे, कुछ वेरिएबल इंपॉर्टेंट नहीं भी हैं, अभी भी नहीं है स्टेप रिडक्शन के बाद भी। लेकिन मेरी चिंता किन किन से ज़्यादा है? ऐसे वेरिएबल जो देखने में इंपॉर्टेंट लग रहे हैं लेकिन एक्चुअली इंपॉर्टेंट नहीं है। रिमेंबर वी टॉक्ड अबाउट दैट मल्टी कोलिनियरिटी। राइट। तो जयंत नॉट नेसेसरीली एन वाले, वो एन वाले भी हो सकते हैं, वो हो सकता है उनकी पी वैल्यू हाई हो जैसे इसकी है, वो हो सकता है हटा भी देता है इसको। हटाया क्यों नहीं है? क्योंकि इसको हटाने से आर स्क्वायर में थोड़ा बहुत ड्रॉप आ गया होगा, हो सकता है नेग्लिजिबल ड्रॉप आया हो। तो प्रैक्टिकली बात सही है, इसको हटा देना चाहिए, लेकिन वो तो एल्गोरिदम है ना, उसका एक थंब रूल है कि आर स्क्वायर में ड्रॉप आया तो नहीं हटाएगा, ड्रॉप नहीं आया तो हटा देगा। तो वो अपने थंब रूल से काम कर रहा है, तो बाकी सारे हटा दिए, इसको छोड़ दिया, वो मेरे को मैनुअली देखना पड़ेगा। डायरेक्शन इज इक्वल टू बोथ, अच्छा भवेश, कौन कौन बता सकता है इस बात को? डायरेक्शन इज इक्वल टू बोथ क्या है इसमें? बता बताता हूँ चलो। आई थिंक शायद ये डिस्कस होने से रह गया था। सी व्हेन वी आर क्रिएटिंग मॉडल, हमारी प्रैक्टिस क्या है? हमने क्या लिया, टारगेट, टिल्डा और बाकी सारे ले लिए। और अब हम क्या कर रहे हैं, अब एक एक करके उसमें से हटाते जा रहे हैं जिसकी जरूरत नहीं है। तो दिस मेथड इज कॉल्ड बैकवर्ड रिडक्शन। हमने स्टार्टिंग में सारे ले लिए और अब उनमें से एक एक हटा रहे हैं। देयर कुड हैव बीन अनदर मेथड। दूसरा मेथड क्या होता है, व्हेन आई एम सेइंग दैट टारगेट टिल्डा, अब किसे ले लूं, किसे ले लूं? सपोज मैं बहुत बड़ा एक्सपर्ट हूं इस इंडस्ट्री का, ज्वेलरी इंडस्ट्री का इन दिस केस, और मेरे को बहुत अच्छे से पता है कि ज्वेलरी का प्राइस किस चीज पर डिपेंड करेगा। पहली चीज डेफिनेटली कैरेट, मेरी एक्सपर्टीज है, पकड़ है बहुत अच्छी। तो मैंने सबसे पहले कैरेट के साथ मैंने प्राइस का देखा, और मैंने देखा सपोज आर स्क्वायर्ड आ जाती है पॉइंट से 75, 0.75। अच्छी बात है। नेक्स्ट स्टेज में मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि अच्छा कैरेट से 0.75 तक पहुंच गया हूँ मैं, तो दूसरा क्या ले लूँ? अगेन सिंस आई एम द एक्सपर्ट, बहुत बड़ा एक्सपर्ट हूँ मैं, तो मेरे को पता है कि दूसरा जो बहुत इम्पैक्टफुल वेरिएबल है दैट इज डेप्थ। अच्छी बात है, तो पता चला ये पहुंच गई 0.75 से 0.85। तीसरा, सपोज अगेन आई एम ग्रेट एट दिस इंडस्ट्री, वो भी मेरे को बहुत अच्छे से मालूम है कि तीसरा वेरिएबल टेबल होता है या कट क्वालिटी होता है, ये जो भी है, फॉर एग्जांपल दे रहा हूँ मैं। और सपोज ये पहुंच गई 90, क्या होता जा रहा है? दिस मेथड इज कॉल्ड, ये वाला जो मेथड है इट इज कॉल्ड फॉरवर्ड सिलेक्शन, एडिंग वन एट अ टाइम। तो दिस इज बैकवर्ड सिलेक्शन, दिस इज फॉरवर्ड सिलेक्शन। इसी डायरेक्शन की बात कर रहा है वो वहां पे। प्रैक्टिकली फॉरवर्ड सिलेक्शन बहुत मुश्किल है, कारण आपको बड़ी एक्सपर्टीज चाहिए इसके लिए।
मालूम है क्यों? पहला आपने कैरेट रखा, सपोज मुझे नहीं पता होता, मैं सोच रहा हूँ कि शायद क्लैरिटी रख के देख लूँ कि डायमंड की क्लैरिटी से कितना फर्क पड़ा है। लो रख लिया, आर स्क्वायर्ड आगे 0.35। अब पहला ही पैर गड्ढे में रखा है, अब कितने भी अच्छे वेरिएबल जोड़ लूँ, समझ पा रहे हो क्या हो रहा है? सो फॉरवर्ड सिलेक्शन इज ट्रिकी। तो अच्छे लेवल की एक्सपर्टीज चाहिए होती है। फॉरवर्ड सिलेक्शन का फायदा क्या है? कुछ फायदा भी है इसका। हाँ, फायदा भी है। इफ यू कैन टेक केयर ऑफ दिस काइंड ऑफ थिंग, you will save enough trouble, because देख रहे हो, तुमने 3 स्टेप में कैरेट पकड़ा, डेप्थ पकड़ा, टेबल पकड़ा। अगर वाकई में तुम्हारी पकड़ अच्छी है, तुमने कितना कितना अच्छा फिट बना लिया है। एक ऐसा फिट बना लिया जिसकी आर स्क्वायर्ड इज 90। मैंने कितने तक रखे थे सारे बैकवर्ड रिडक्शन में, तब 92 पे पहुंचा हूँ। सारे रख रखे हैं, सारे रख के बैठा हूँ, और मेरी आर स्क्वायर्ड कितनी आई है, कितनी आई है अभी तो देखी थी, ये रहा। सारे रखे, स्टेप रिडक्शन कर लिया, और अभी तो और भी कुछ करना है, अभी तो और बहुत काम करना है। और कहाँ पे बैठा हूँ मैं अभी? 92 पे। ये देखो, जिसे धंधे की अच्छी जानकारी है, उतने 2-3 स्टेप में ही वो पहुंच गया 0.9 तक। साफ साफ बता रहा हूँ वो अपने क्लाइंट को, कैसा है, ये 3 वेरिएबल हैं काम के, इन पे ध्यान दो, प्राइस मिल जाएगा अच्छा। तो यहाँ पर स्टेप रिडक्शन में मैंने लिख रखा था, तो वो शायद देखा होगा तुम लोगों ने, यहाँ पर एक पैरामीटर है, दे सकते हो, डायरेक्शन इज इक्वल टू बोथ। वैसे नहीं भी लिखोगे तो बाय डिफॉल्ट भी डायरेक्शन बोथ ही होता है, इसलिए हटा रहा था इसको। डायरेक्शन इज इक्वल टू बोथ का मतलब, क्योंकि मैं क्या कह रहा हूँ, स्टेप फंक्शन, तुम तो एल्गोरिदम हो, तुम तो दोनों काम करके देखो, बैकवर्ड रिडक्शन भी करो, फॉरवर्ड सिलेक्शन भी करो। ठीक है जी, ये मतलब है उसका। चलूँ आगे? कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी, कोई कंफ्यूजन? जल्दी से प्रेजेंट डाल दीजिए सब लोग। प्लीज मार्क प्रेजेंट एवरीबॉडी राइट नाउ। छोड़ दो अभी बाकी सब जो भी कर रहे थे, प्रेजेंट कर दो पहले। मिस नहीं करेगा प्लीज कोई भी। यहाँ से आगे चलते हैं तो, ठीक है, प्रॉब्लम समझ गए? तो फॉरवर्ड सिलेक्शन के अपने बेनिफिट्स हैं, लेकिन फिलहाल वी विल स्टिक टू बैकवर्ड रिडक्शन, बिकॉज, हाँ लेट्स एडमिट इट, हम एक्सपर्ट नहीं हैं। गलती से अगर एक इंडस्ट्री हुए तो बाकी के बिल्कुल नहीं है। तो लेट्स स्टिक टू बैकवर्ड रिडक्शन। हाँ जी, हमारी दूसरी चिंता थी, हमारी दूसरी टेंशन थी कि जो इंपॉर्टेंट देखने में लग रहे हैं, एक्चुअली इंपॉर्टेंट नहीं है, उनका इलाज पहले बांधा जाए। तो वही करने आ गए हम, मल्टीकोलिनियरिटी। लेट्स फाइंड इट आउट कि मल्टीकोलिनियर वेरिएबल्स कौन कौन है। जितनी ज़्यादा VIF, उतनी ज़्यादा मल्टीकोलिनियरिटी दैट वेरिएबल एग्जिबिट्स। तो VIF दैट इज वेरिएंस इन्फ्लेशन फैक्टर, Y का सबसे ज़्यादा, तो हटा देते हैं, रिमूव Y। हमने देखा एडजस्टेड आर स्क्वायर्ड पे कोई फर्क नहीं पड़ा, लगभग कोई फर्क नहीं पड़ा Y के जाने से, यानी खाली बैठा था वो।
देखने में इंपॉर्टेंट लग रहा था। नेक्स्ट स्टेप, अगेन लेट्स चेक VIF. Again we see Z is 186, X is 200 something, so both VIFs are comparable. Both are comparable, so let's remove. तो दोनों रिमूव करके देख भी सकते हो, देखा भी था हमने। तो हमने देखा था x के हटाने से भी कोई खास फर्क नहीं पड़ता, लेकिन x को रखते हैं और g को हटा देते हैं तो भी कोई खास फर्क नहीं पड़ता। g को हटाते हैं तो हाउएवर, देखें देखें देखें, बाकी सब भी देखो, x की अपने आप ठीक हो गई g के जाने से, तो यानी इनमें भी कोलिनियरिटी था। समरी चेक किया तो हमने देखा एडजस्टेड आर स्क्वायर पे अगेन जी के जाने से लगभग नेग्लिजिबल फर्क पड़ा है, कोई खास फर्क पड़ा नहीं है, प्रैक्टिकली इट इज सेम, तो हमने जी को जाने दिया। अभी तुम लोग सोच रहे होगे कि अगर मैं गलती से एक्स हटा देता तो, क्योंकि एक्स के जाने से भी कोई खास फर्क नहीं पड़ा है आर स्क्वायर पे, यस और नो? देखा था ये लास्ट टाइम? अरे रिवाइज कर रहे हो आप लोग? हाँ, कभी हफ्ते में देख लेते हो गलती से एक आधा वीडियो। Now that is the fun of this. That is the, that is the best part. That is the magic of mathematics. Eventually, you will remove non-important variables only. तुम कह रहे हो मैंने x हटा दिया था और z रख लिया था, मैं कह रहा हूँ मैंने z हटा दिया और x रख लिया। अगले स्टेप में देखते हैं क्या होने वाला था। अगर मैं यहाँ पर देखूँ, हाँ जी, किसकी VIF आई है? हमने बात की थी, मेरे को लानी है कहाँ तक? 5 तक लानी है VIF। 5 से एक दो ज़्यादा है तो सोचेंगे क्या करना है, 10 से ज़्यादा है तो निश्चित मेरे को कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। अभी 10 से ज़्यादा वाले मेरे को दो दिख रहे हैं, x is 28, कैरेट इज 27.9, तो प्रैक्टिकली 28। तो इन दोनों का झगड़ा है अभी, ये दोनों परेशानी वाले हैं, ठीक है? देखते हैं। अभी तक मेरी एडजस्टेड आर स्क्वायर पे कोई खास फर्क नहीं पड़ा है। इट इज, वी स्टार्टेड फ्रॉम 9 to 9 एंड करंटली वी हैव 9 to 8, 9 to 8 तो प्रैक्टिकली 9 to 9 ही है ये। लेट्स कॉपी द कॉल, अगला मॉडल बनाते हैं। गोइंग टू मॉडल नंबर 5। हाँ जी, क्या क्या ऑप्शन है मेरे पास? अभी देखा था थोड़ी देर पहले, या तो मैं कैरेट हटा सकता हूँ या मैं एक्स हटा सकता हूँ। तो सपोज सपोज अच्छा चलो, मैंने माना मैं कैरेट हटा देता हूँ। अगर मैं कैरेट हटा दूँ, अभी कोड करने की कोशिश मत करना, स्टे विद मी, कोड में भेजूंगा सारा का सारा आप लोगों को। अगर मैंने इस स्टेप में कैरेट हटा दिया, देखें VIF पे क्या फर्क पड़ा। क्या फर्क पड़ा जी VIF पे? कैरेट गया तो एक्स की अपने आप ठीक हो गई, देखो 1.3, अरे बिल्कुल औकात में, राइट? यानी कैरेट और एक्स में कोलिनियरिटी था। कैरेट चला गया तो एक्स के लिए अब कोई कोलिनियर बचा नहीं है, अब वो किसी और के साथ कोरिलेशन नहीं रखता है। बाकी सबकी अपने आप 5 के अंदर चली गई है, बहुत ही बढ़िया, बेस्ट केस सिनेरियो। देखें मेरी आर स्क्वायर का क्या हुआ। मेरी एडजस्टेड आर स्क्वायर का क्या हाल है? अच्छी है।
हाँ, एग्जैक्टली। एक्चुअली ये देख के खुश नहीं होना है कि ये 84 है। 84 है, अच्छी है, देखने में क्लोज टू 1 है, लेकिन ड्रॉप कितना हुआ है? सो समझ रहे हो, कंसर्न ये नहीं है कि ये कितनी है, कंसर्न ये है कि ये ड्रॉप कितना है। समझ रहे हो, कंसर्न ये नहीं होना चाहिए आपका कि एडजस्टेड आर स्क्वायर मेरी 0.9 है या 0.8 है या 0.7 है। कंसर्न ये है कि ड्रॉप कितना आया है। ड्रॉप कितना आया है? इट इज सम 8-9% ड्रॉप। दैट्स नॉट अ गुड थिंग। इसका मतलब तुमने ऐसा वेरिएबल हटा दिया है विच वॉज रियली इंपॉर्टेंट। इसकी वी आई एफ हाई थी। क्यों? क्योंकि एक्स इसके साथ कोलिनियर हो रहा है, इसलिए उसकी वी आई एफ हाई दिख रही है। एक्चुअली वो इंपॉर्टेंट है वेरिएबल, हटना नहीं चाहिए था। तो इसको और लाते हैं वापस और हटा के देखते हैं किसको। दूसरा ऑप्शन क्या था कि एक्स हटा के देख लो। एक्स हटा के देख लेते हैं। तो इस बार मेरे मॉडल में एक्स है, कैरेट नहीं है। देखें वी आई एफ का क्या हाल है। हाँ जी, वी आई एफ का क्या हाल है, देख लो, सेम बात हो रही है। एक्स चला गया तो कैरेट की ठीक हो गई। बाकी सबकी 5 के नीचे है, यानी मल्टी कोलिनियरिटी का इशू खत्म हो चुका है मॉडल से। बचा आर स्क्वायर्ड, आओ देखें। हाँ जी, आर स्क्वायर्ड कितना है? एक्स के हटाने से कितना बचा है? पहले कितना था? 0.929। अभी कितना है? 0.919। हाँ ड्रॉप है, ड्रॉप हुआ है, लेकिन कितना ड्रॉप हुआ है? 1%, हार्डली 1%। क्या फर्क पड़ता है? ठीक है, समझ आ रही है बात। आओ वापस चलते हैं उसी बात पे जो थोड़ी देर पहले कर रहे थे। तो तुमने एक्स हटा दिया, इससे पहले जी हटाया था। जिन लोगों ने यहाँ पर एक्स हटाया हो वो यहाँ पर जी हटा के देख लेना। तो इवेंचुअली यू विल एंड अप रिमूविंग बोथ एक्स एंड जी, बोथ, दोनों ही हट जाएंगे। अरे यार, पहले स्टेप में ही पता चल गया था, यहाँ भी तो एक्स के हटने से कोई खास फर्क नहीं पड़ा था आर स्क्वायर्ड पे। इट इज जस्ट दैट कि तुमने अगले स्टेप में हटाया है। सारे के सारे किस चीज़ पे डिपेंड कर रहे थे इवेंचुअली? कैरेट पे। इन सब की कोलिनियरिटी हाई क्यों थी? क्योंकि सबकी कोलिनियरिटी कैरेट से है। एक्चुअल इंपॉर्टेंट वेरिएबल कौन है? कैरेट। ठीक है जी। तो एक्स वाई जी कौन थे? वही फूफा जी, छोटे बड़े मंझले। निकलो सारे। अब मैं समरी देखूं। अब अगर मैं समरी देख रहा हूं तो लेट्स सी, यू सी, आई थिंक सभी पे स्टार मार्क है। किसी पे एक है, किसी पे दो है, किसी पे तीन है, बट स्टार मार्क सारे हैं। सो नाउ, ना तो इसमें अनइम्पॉर्टेंट वेरिएबल बचे हैं, ना इसमें ऐसे वेरिएबल बचे हैं जो देखने में इंपॉर्टेंट लग रहे हैं लेकिन एक्चुअली इंपॉर्टेंट नहीं। सब जा चुके हैं। करेक्ट। व्हाट इफ अगर अभी भी तुम्हें कोई ऐसे वेरिएबल दिख रहे होते, सपोज यहाँ पर स्टार मार्क वगैरह नहीं होते, इफ आई सी हियर आर वेरिएबल्स विच हैव हाई पी वैल्यू, तो क्या करेंगे? अब उनको हटाएंगे। मेक सेंस एवरीबॉडी? अब मैं एक क्वेश्चन कर रहा हूँ, बताइए क्या कहते हो आप लोग। सपोज मैं क्या देख रहा हूँ, हाँ,
ज़रूरी है। हाँ, ज़रूरी इसलिए नहीं कि सेहत के लिए ज़रूरी है, लेकिन देखा तो तुम लोगों ने, मेरे मॉडल को अच्छा होने के लिए ज़रूरी है कि ये वेरिएबल्स कम से कम रहें। रीज़न समझो ना, अगर मैं 90% आर स्क्वायर तक पहुंच सकता हूँ 4-5 वेरिएबल से, यानी मैं अपने क्लाइंट को क्या बता रहा हूँ कि ये 5-6 चीज़ें हैं, इन पे ज़्यादा ध्यान दो, बाकी सब कोई काम का नहीं। तो 5-6 चीज़ों के बारे में वो कुछ कर पाएगा। अगर मैं अपने क्लाइंट को बताऊं कि ये 20 चीज़ें ठीक कर लो, और एक कार्स वाला एग्जांपल लें, अगर अगर मैं अपने क्लाइंट को बता रहा हूँ कि दीज आर द 20 पैरामीटर्स विच यू हैव टू टेक केयर विच इम्पैक्ट माई प्राइस, क्या बोलेगा वो? 20 पैरामीटर्स प्रैक्टिकली कंट्रोलेबल नहीं है ना। व्हाट माई क्लाइंट वुड बी इंटरेस्टेड इन, टेल मी टॉप 3 और टॉप 5, ऐसे फैक्टर्स बताओ जिन पे कुछ, हाँ कि ये दीज आर माई कंसर्न, मेरे को आई विल फोकस ऑन दैट एंड लेट्स गेन मैक्सिमम प्राइस। तो इट इज नॉट अबाउट के सबसे बढ़िया क्या मिल रहा है, व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज कि सबसे कम करके कितना ज़्यादा से ज़्यादा मिल सकता है, कम से कम ट्विकिंग करके ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट लिया जा सके। तो दैट इज द इशू है। तो अनइम्पॉर्टेंट को जितना मैक्सिमम हो उतना जाने देंगे। अभी मैं आप लोगों से कह रहा हूँ, सपोज आई सी 2 वेरिएबल्स, अगर मैं दोनों वेरिएबल देखूँ, मैं देखूँ यहाँ पे तो नहीं है खैर, लेकिन मैं सपोज मैं देखूँ यहाँ पर कि डेप्थ भी अनइम्पॉर्टेंट है और टेबल भी अनइम्पॉर्टेंट है। अब कैसे हटाएंगे? व्हाट इज योर आइडिया, हाउ शुड यू रिमूव देम? Somebody, you guys are not reacting today, what happened? अगर दो वेरिएबल्स की पी वैल्यू हाई है, बहुत ज़्यादा पी वैल्यू है, इतनी ज़्यादा है कि 5% से ज़्यादा है, 5% से ज़्यादा है, और यहाँ पर तुम्हें दिखेगा कि यहाँ पर स्टार मार्क नहीं आ रहा है, यानी दोनों इम्पॉर्टेंट नहीं है, दोनों को हटाया जा सकता है। तो कैसे हटाओगे? दोनों को हटा दोगे, एक को हटा के देखोगे, दोनों को रख लोगे, क्या करोगे? व्हाट आई मीन टू अंडरलाइन हेयर इज, हाँ जी, एग्जैक्टली अमित, दोनों को हटाना तो है लेकिन एक बार में नहीं हटाओगे, बिकॉज इट मे बी पॉसिबल कि तुमने सपोज ये वाला हटाया और नेक्स्ट स्टेप में तुम देखो कि अब ये इंपॉर्टेंट हो गया है। ठीक है, तो दोनों को नहीं हटा दोगे एक बार में, किसको हटाओगे? अब हटाओगे किसको? अगर वन बाय वन हटाओगे तो हटाओगे किसको? फिर पहले किसे हटाओगे? दो वेरिएबल दोनों अनइम्पॉर्टेंट। स्टेप फंक्शन बार बार काम नहीं करेगा योगी, स्टेप ओनली वन वर्क, इट कैन ओनली वर्क वंस, एक ही बार तो देखेगा यार, एक बार रन कर लिया, एक बार में उसने देख लिए कि ये अनइम्पॉर्टेंट हैं, इनसे आर स्क्वाड पे फर्क नहीं पड़ता, तो वो तो हटा दिया ना उसने, बार बार थोड़ी करेगा। बाकी से कुछ तो हो ही रहा होगा, इसलिए तो नहीं हटाया, तभी तो छोड़े थे उसने। पर समझा कि नहीं? अब जब दोनों को वन बाय वन हटाना है तो, हाँ, हिट एंड ट्राई तो करोगे, हिट एंड ट्राई ऐसा नहीं करेंगे। कैसा करेंगे? हम देखेंगे, अरे ये पी वैल्यू यहाँ भी तो दिख रही है, यहाँ तो चलो स्टार दिखते हैं, यहाँ देखने में तुमने देखे दोनों में कोई स्टार नहीं है, लेकिन ये वैल्यू भी तो दिख सकती है। ये वैल्यू देखोगे, जिसकी पी वैल्यू हाई होगी पहले वो जाएगा। ज़्यादा पी वैल्यू मतलब मोर इनसिग्निफिकेंट।
ठीक है। बढ़ाऊं कुछ कहानी आगे? फॉर नाउ, फिलहाल हमारे उसमें कोई ऐसा नहीं है जिसकी पी वैल्यू ज़्यादा हो। पी वैल्यू अगर किसी की ज़्यादा होती तो उसे हटाते। इफ़ देयर आर मल्टीपल वेरिएबल्स हुज पी वैल्यू इज हाई इन दिस स्टेप, तो पहले वो जाएगा जिसकी सबसे ज़्यादा होगी पी वैल्यू। तो जाएंगे वन बाय वन ही, देखेंगे वन बाय वन ही, वन इटरेशन फॉर वन वेरिएबल। तो शॉर्टकट नहीं लेंगे। बट फॉर नाउ दिस सीम्स लाइक अ फाइनल मॉडल। मेरे सारे वेरिएबल्स नाउ दे आर इम्पॉर्टेंट, देयर इज नो मल्टीकोलिनियरिटी, all taken care of, and final adjusted R squared is 0.91. अब क्या करना था जी? अभी मेरे को मॉडल वैलिडेट करना है। रिमेंबर मैंने 25% डेटा बचाया था कि मॉडल वैलिडेट करेंगे। यहाँ पर मुझे इक्वेशन मिल गई है, मेरी लीनियर इक्वेशन। कैसे मिल गई है? ये रही, ये रही, ये रही, ये रही। यहाँ पर m1 x1 m2 x2 m3 x3 सारे मिल तो गए, m4 x4 एंड फाइनली c। तो ये इक्वेशन लिख लें अगर, m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस अप टू प्लस c, तो लीनियर इक्वेशन बन गई। इन सब की वैल्यू कहाँ है? इन सब की वैल्यू कहाँ है? इन सब की वैल्यू इस वैलिडेशन डेटा सेट में है। ये रही, ये रही, ये रही, ये रही। कोएफिशिएंट्स ये रहे, ये रहे, ये रहे। कोएफिशिएंट्स भी हैं, वेरिएबल्स भी हैं। तो क्या होने वाला है? एक प्राइस तो प्रेडिक्ट होगा जो इस मॉडल की वजह से आएगा। ये जो मॉडल बनाया है हमने, ये जो इक्वेशन बनाई है। और दूसरा प्राइस जो एक्चुअल प्राइस है वो तो इसमें अवेलेबल है ही पहले से डेटा में। यस और नो? कंपेयर कर लूंगा दोनों को। हाँ जी, तो कैसे करेंगे? लिखें ये इक्वेशन, m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3। लिखनी पड़ेगी क्या? नहीं, लिखनी नहीं पड़ेगी, उसके लिए भी फंक्शन। चिंता की बात नहीं, फंक्शन है। व्हाट आई एम डूइंग हियर इज द फंक्शन इज प्रेडिक्ट। सिंटेक्स क्या होता है? मैं कह रहा हूँ मॉडल 5 ये है, और डेटा कौन सा है? दैट इज वैलिडेशन। फंक्शन नेम इज प्रेडिक्ट। कौन से मॉडल से प्रिडिक्शन करना है? मॉडल 5 पे। डेटा कहाँ से मिलेगा? वैलिडेशन डेटा सेट में जो। और मैं कह रहा हूँ इस प्रिडिक्शन को सेव कर दो कहाँ पर? मैं कह रहा हूँ वैलिडेशन डेटा सेट में एक नया कॉलम इनिशिएट करो, प्रिडिक्शन प्राइस, और वहां पर इसको कर दो सेव। अब यहाँ तक आप लोग अपने आप करके आ गए हैं या आपको कोड में भेजूं? आई थिंक कोड में एक बार पहले भी भेज चुका हूँ। नाउ इज द टाइम that you should try this hands on for once. आपके प्रीवियस कोड में मैं कहाँ तक आपको कोड भेज चुका हूँ? डेटा क्लीनिंग का कोड में पूरा भेज चुका हूँ, राइट? डेटा क्लीनिंग तक का कोड भेज चुका हूँ। ओके फाइन। तो लेट्स डू वन थिंग। चलो मैं दोबारा भेज दे रहा हूँ, अब की बार इसमें सारी चीज़ें हैं। स्केलिंग वगैरह भी बिकॉज बीच बीच में हो रहे थे, बट
भावेश, इट इज फॉर यू ऑल्सो। लास्ट संडे हमने यही कोड रन किया था, डेटा क्लीनिंग पे ज़्यादा फोकस था उस समय। I sent you the mail, you will receive. So this time this code is complete. आज तक अभी तक जो रन किया है यहाँ तक, ठीक है। So take a while, take some time. I'm giving a break here. तो meanwhile कोड रन कर लीजिए। हाँ जी, how much time do you need? I think some 10-12 minutes, that will suffice. And Niva, on your mail, I sent on your mail. किसी को नहीं मिला हो तो बता देना, मिल गया होगा वैसे सभी को। आई हैव एवरीबॉडी इन द मेलिंग लिस्ट। ओके, वेल, so it's okay, it is 9:52, maybe some time for break and some time for exercise, so we resume at 10:05. Okay, so please be back in time, I'll see you there. रन जरूर कर लीजिएगा मेन पे, प्लीज रन योर कोड। if there is any question, confusion, although I have tried to explain everything, कुछ हो तो पहले वही बात करेंगे। Okay, test. So please be back in time. See you there. Hi again. Guys, hope everybody is back. Just please drop me a ping in the chat box, those who are back. Okay, very fine. Hanji, any question, confusion so far? So यहाँ तक आप लोग आ चुके हैं। I would say install a package forecast. There is a package forecast. Install that. So up to here, everybody. Now we have a price column, which is the actual price of diamond. And now there is prediction of price, which my model has done. My model has not seen this data. My model has seen which data? Trained data. It is trained on this data,
So this was unseen data and my model has predicted. Now think about it. If I can compare these two and find that the result is satisfactory, maybe it's time I can comfortably say that my model is a good model. अभी देखने में अच्छा लग रहा है, आर स्क्वायर तो बहुत अच्छी है, बट दिस इज जस्ट फिटिंग हाउ माई मॉडल हैज फिट ऑन ट्रेन डेटा. I don't know how prediction will go, how the forecast will be. Let's see what it is now. तो कैसे कैसे देख सकते हैं? There is forecast package which has a function accuracy. There in the chat box. रन कर लो पहले, बाद में देखते हैं क्या क्या है. यार कैसे चेक करोगे कि मेरा प्रिडिक्शन कैसा हुआ है? So accuracy is the function. Remember I told you that r squared does not mean accuracy. Accuracy is something else. Remember that? I said it. I made it very clear कि आर स्क्वायर को एक्यूरेसी मत बोल देना कहीं पे. आर स्क्वायर 90% होने का मतलब ये नहीं है कि एक्यूरेसी 90% है. आर स्क्वायर इज जस्ट रिप्रेजेंटिंग हाउ गुड माई मॉडल फिट इज. रैन दिस. क्या देखते हो? क्या एरर आया है अमित? एरर आया तो पढ़ लो. Amit, you are presenter now. Can you share the screen? Let me see. क्या प्रॉब्लम है? Amit, could you share the screen please? You are presenter now. Would you try installing again? You see the folder location. Is it the same? I don't think so. It is not the same. Go to that install tab. Click on that for once. Let me see what is the default location you are having. Okay, cancel it. Cancel it for once. Amit, here in the chat box, can you run this command? Just copy paste and run it by pasting it in console. Once more, please click on this install tab, Amit. Others, are you able to do it? Anybody else facing any problem?
You see, Amit, the problem is your install to library. You see that the library folder is showing something else, but when you try to install, it is showing some other folder. Is your C drive secure? Is it your company PC? Is it employer's system? Others, I think, okay, nobody else is facing this problem, any kind of problem. And guys, when you run that accuracy function, you have run that, what do you see? Yeah, Amit, I don't see any other option, but you will have to see that if your C drive is secure. So if it is secured, then please make it public. This folder location should be public, then it will install. So give it a try. Okay, meanwhile, I'm taking screen back. So what do you people see when you run accuracy? You see several parameters it is mentioning. It is showing you what are the errors your model has made. It is mean error, ME, then it is RMSE, which is root mean squared error. Then there is mean absolute error, mean percentage error, and then there is MAPE. Now what are these two? You will come across these two things, MAPE and RMSE. What are the two things? RMSE stands for they both are measures to measure these both parameters tell you how much error your model has done. RMSE is root mean square error. MAPE is mean absolute percentage error. हाँ सही बात है, दो ही बातें देखने तो रह गई हैं, अब तो यही देखना रहेगा कि एरर कितनी की है मेरे मॉडल में। तो वो देखने के दो तरीके हैं, RMSE दैट इज रूट मीन स्क्वायर एरर। कैलकुलेट कैसे होती है? कैलकुलेट होगा उल्टा, लिखते क्या है? रूट मीन स्क्वायर एरर। कैलकुलेट कैसे करेंगे? उल्टा, पहले एरर देखते हैं, फिर स्क्वायर करते हैं, फिर मीन निकालते हैं और फिर रूट कर लेते हैं। कितनी एरर की होगी मेरे मॉडल में? कितनी में एरर की होगी यार? एरर किसको बोल रहे हैं? एक्चुअल प्राइस जो मेरे मॉडल ने एरर की है, कितनी की है? एक्चुअल प्राइस माइनस प्रिडिक्शन प्राइस, यही तो की है भाई। एक्चुअल इतना था, मेरे मॉडल ने इतना किया है, जो डिफरेंस है वही एरर है। तो एरर की बात हो गई। अब प्रॉब्लम क्या होगी? ये प्रेडिक्शन एक्चुअल से ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, मेरे लिए तो दोनों गलती हैं। यस और नो? मेरे लिए तो दोनों ही चीज़ें गलत है ना इस तरह से। अगर प्रेडिक्शन ज़्यादा कर दिया है एक्चुअल से, वो भी गलत है, कम कर दिया है तो भी गलत है। तो मेरे को ये प्लस माइनस का झगड़ा नहीं चाहिए, इसलिए मैंने क्या किया? स्क्वायर कर लो, प्लस माइनस का झगड़ा ही खत्म कर दो। सही बात है। तो ये तो हुई एक डायमंड की बात। मेरे पास तो कितने डायमंड थे? बहुत सारे डायमंड थे, तो सबके साथ यही डिफरेंस निकाल लिया मैंने। एक्चुअल प्राइस माइनस प्रेडिक्टेड प्राइस, एक्चुअल प्राइस माइनस प्रेडिक्टेड प्राइस। सही बात है। इन सब का टोटल करके और मीन निकाल लूँ। इन सारे डायमंड्स के लिए इन ऐसे ही एरर मैंने कैलकुलेट करके निकाल ली, और अब उनका मीन ले लूँ डिवाइडेड बाय एन। तो स्क्वायर एरर का मीन निकल आया। और अब कोई समझदार आदमी आया, उसने कहा यहाँ पर स्क्वायर करके ऐड किया था ना तुमने, अब इस पूरी टर्म का स्क्वायर रूट भी ले लो।
इसको कह रहे हैं रूट मीन स्क्वायर एरर। मैनुअली नहीं करना होता, वो तो फंक्शन है, दे रहा है करके तुम्हें कैलकुलेशन, पर पता होना चाहिए कि मैथ्स क्या है। मैप क्या होता है? मैप क्या होता है? वही, अगेन लिखते हैं मीन एब्सोल्यूट परसेंटेज एरर, कैलकुलेशन उल्टा चलेंगे। अब की बार फिर कोई भला आदमी आया, वो कह रहा है कि यहाँ ये स्क्वायर कर रहे हो फिर स्क्वायर रूट कर रहे हो, क्यों ये सर्कस? सीधे सीधे बात करो ना उनसे। वो क्या कह रहा है, एरर देख लो पहले तो, पहले तो एरर देख लो, बिल्कुल जैसे की थी पहले, एरर निकाली थी फिर स्क्वायर किया था फिर स्क्वायर रूट किया था। वो कह रहा है कुछ नहीं करना मेरे को ये सर्कस। वो कह रहा है ये एक्चुअल माइनस इसका जो है, मैं एरर तो देखूंगा लेकिन एब्सोल्यूट देखूँ ना। स्क्वायर इसीलिए तो किया था कि कभी प्लस होगा कभी माइनस होगा। वो कह रहा है मैं एब्सोल्यूट वैल्यू ले लेता हूँ, बात खत्म। प्लस माइनस साइन से मतलब नहीं है, आई एम टेकिंग एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ दिस एरर। ठीक बात है। तो इस डायमंड का एक्चुअल प्राइस इतना था, प्रिडिक्शन इतना था। ये तो एरर हुई, मैंने एब्सोल्यूट वैल्यू ले ली। अच्छा, अब क्योंकि मेरे को मीन वगैरह कुछ डिवाइड कर लूँ इसको एक्चुअल प्राइस से तो परसेंटेज आ जाएगी है? भाई डिवाइड कर दूँ इसको एक्चुअल प्राइस से तो परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगी है। एब्सोल्यूट एरर इतने परसेंट एरर हुई है इस डायमंड में, तो इस डायमंड में इतनी हुई है, सब में कितनी हुई है, हमीशन कर लिया। और इसका मीन कितना हुआ, डिवाइड बाय एन। तो दिस इज ऑल्सो हमीशन। समझ गए कैलकुलेशन कैसे हो रही है? करके तो फंक्शन दे देता है। तो इससे मुझे पता चला मेरा मॉडल कितनी एरर करता है। तो एवरी नाउ एंड देन आपका क्राइटेरियन यही होगा जब भी आप हैकाथॉन्स वगैरह में पार्टिसिपेट करोगे या कोई आपको एक्सरसाइज देगा इस तरह की। सो दे विल आस्क यू दैट योर मॉडल विल बी जज्ड बाय आरएमएससी, या आरएमएससी कितना है, और मेप, या फिर मेप कितना है। ठीक है, ठीक है, सब बढ़िया। कोई क्वेश्चन कंफ्यूजन, बिकॉज अगर आप लोग क्वेश्चन नहीं करोगे तो मैं करने वाला हूँ। अरे बोलेगा कोई, कोई क्वेश्चन नहीं, सब समझ गए? अच्छा, तो ज़रा बताना, मैंने मॉडल का कर लिया प्रिडिक्शन, मेरा मॉडल कह रहा है आरएमएससी तो इतना आया है, और मेरा वो एक्यूरेसी फंक्शन बता रहा है मेरे मॉडल का मेप इतना आया है, आरएमएससी इतना आया है, तो रूट मीन स्क्वायर एरर इतनी की है, मीन एब्सोल्यूट परसेंटेज एरर इतनी करता है मेरा मॉडल। वाह 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 वाह, क्या समझो अब इससे, कैसा आया मॉडल? अरे अच्छा है, खराब है, प्रिडिक्शन ठीक ठाक है, मान लूँ इसकी बात, या उल्टे सीधे प्रिडिक्शन है नहीं मानूँ कुछ और सोचूं, क्या समझो इससे?
प्रॉब्लम समझ रहे हो? प्रॉब्लम क्या है? अच्छा, आरएमएसई अच्छा है, मैप खराब है। अच्छा जी। तुम ट्रैफिक पुलिस को बता रहे हो सारे पेपर हैं, बस लाइसेंस नहीं है। अरे ऐसा होता होगा कहीं? एक ही मॉडल। जस्ट अंडरस्टैंड दिस, आरएमएसई एंड मैप आर टू मेथड्स टू सी द सेम थिंग। एंड व्हाट इज दैट थिंग? कि एरर कितना कर रहा है मेरा मॉडल। सो दीज आर टू डिफरेंट मेजर्स टू डू द सेम थिंग। ऐसा थोड़ी होगा कि एक अच्छा दूसरा खराब है। अरे एरर तो उतनी ही है। एरर तो कर चुका वो मॉडल जितनी करना था। ये तो मेजर करने के तरीके हैं, फॉर्मूला अलग अलग है, तो वैल्यू अलग अलग आ रही है। प्रॉब्लम समझ रहे हो? दीज आर नॉट समथिंग स्टैंडर्ड जिसके बेसिस पे तुम्हें एकदम से दिख जाए। अब तरीके तो यही होते हैं मेजर करने के, लेकिन दीज आर नॉट सम एब्सोल्यूट मेथड्स। इनसे एकदम से देख के ये पता नहीं चल रहा कि मेरा मॉडल का प्रेडिक्शन है कैसा। एरर इतनी की है, हाँ ठीक है, की है, मेजर भी कर ली। और खराब करते हैं, चलो और खराब करता हूँ माहौल अभी तुम्हारा। ये किया था प्रेडिक्शन तुमने, कहाँ गया? ये रहा। ये एक्चुअल था। ये तुमने प्रेडिक्शन किया है वैलिडेशन डेटा के लिए। तो जरा देखना, ये स्केलिंग का इम्पैक्ट नहीं आ रहा क्या? तुम किसे मेजर कर रहे हो? तुम एक्चुअल प्राइस और प्रेडिक्शन प्राइस को मेजर नहीं कर रहे हो। तुम मेजर कर रहे हो जी स्कोर ऑफ प्राइस विद जी स्कोर ऑफ प्रेडिक्टेड प्राइस। अरे समझ रहे हो? ये प्राइस उस डायमंड का है जिसका एक्चुअल प्राइस था 5000। तुमने जी स्कोर में कन्वर्ट कर रखा है उसको। तो तुम्हारा प्रिडिक्शन भी उस जी स्कोर में ही आ गया। इसे वापस कन्वर्ट करोगे तो हो सकता है वो 5000 की जगह 8000 बता दे, या 5000 की तरह 3000 बता दे। तो अभी कहाँ मेप और आरएमएससी कैलकुलेट कर रहे हो? अभी तो एक्चुअल वैल्यू ही नहीं है यहाँ पे। अरे समझ गए? बात नारी शक्ति क्या चल रहा है? आज भूल नहीं रहे हो? नारी शक्ति इज लेजी टुडे। माय लेडीज, डोंट वांट टू कंट्रीब्यूट टुडे? फीलिंग स्लीपी? बोर हो गए हो या कंफ्यूज हो गए हो? प्लीज एटलीस्ट बी सी आई, बोरिंग, कंफ्यूजिंग, इंटरेस्टिंग। अच्छा। See, I don't want to go easy on you. Nobody promised it will be easy. It is data science, it is in demand, and it is, entire world is after this domain currently. So there is a reason for that. लीनियर रिग्रेशन बहुत आसान है। लीनियर रिग्रेशन तो कंप्लीट हो गया था तुम्हारा 2 क्लासेस पहले। मैं टाइम इसलिए लगा रहा हूँ बिकॉज आई डोंट वांट टू लीव यू इन द यू नो लीव यू इन द ब्लू। ये ऐसी चीजें हैं जिनके बारे में बात होती हैं इंटरव्यूज में। और जैसे ही ऐसी बातों का क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चंस क्वेश्चंस होंगे, बिल्कुल होंगे। देयर आर नोटोरियस एंड देयर आर वेरी very thorough people sitting over there, and they will take you to these tricks and tips and fundamentals। और जब आप ये आंसर नहीं कर पाते हो, सडनली इंप्रेशन ऐसा जाता है कि यार लीनियर रिग्रेशन और रैंडम फॉरेस्ट और लिख तो पता नहीं क्या क्या रखा है इसने।
आता जाता कुछ है नहीं। फंसेगा, इन्हीं इन्हीं क्वेश्चंस में फंसाएगा इंटरव्यूअर तुम्हें। आओ ठीक करते हैं। समझ गए क्या प्रॉब्लम हुआ है? आओ ठीक करते हैं वापस। हाँ जी, जी स्कोर क्या होते थे? जी स्कोर क्या था, थोड़ी देर पहले समझा था हमने। जी स्कोर इज इक्वल टू द डेटा पॉइंट माइनस मीन वैल्यू, और इसको डिवाइड करते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन से, तो वो होता था जी स्कोर। अब मेरे पास जी स्कोर है, तो डेटा पॉइंट क्या क्या होगा ज़रा बताना। अरे कर लो, एल एच एस आर एच एस जो करते थे, ये घूम के वहाँ चला जाएगा, वो घूम के यहाँ आ जाएगा। ये था जी स्कोर। मैं कह रहा हूँ डेटा पॉइंट मिल जाएगा क्या, मेरे को एक्स चाहिए अब। जी स्कोर ऑफ प्राइस ये होता है, अब मेरे को प्राइस चाहिए, तो क्या हुआ? हाँ जी, जी इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन और प्लस मीन वैल्यू। सही बात है, पता चल जाएगा मेरे को प्राइस कितना था। आओ वही करेंगे। तो मीन कितना था जी? मीन कितना था? मीन ऑफ कौन सा डेटा? कौन सा डेटा? डायमंड डेटा, ओरिजिनल जो था उसका प्राइस। यस और नो? स्टैंडर्ड डेविएशन कौन था? स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ओरिजिनल डेटा, डायमंड्स में जो था प्राइस का। यस और नो? अब निकाल लो। वैलिडेशन डॉलर एक्चुअल प्राइस विच इज इक्वल टू, वो कितना होगा? वो कितना होगा? वैलिडेशन प्राइस में फिलहाल क्या है? फिलहाल है जी स्कोर्स ऑफ प्राइस। नाउ कॉलम नेम से कंफ्यूज मत होना। तो मेरे को क्या चाहिए था? एक्स। एक्स इज जी इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन, तो दिस कॉलम इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन। एंड नाउ प्लस मीन, तो ये तो है एक्चुअल प्राइस। सेम कर लो प्रेडिक्शन प्राइस के लिए। ठीक है ना? ठीक, सेम कहानी प्रेडिक्शन प्राइस के लिए भी कर लो। तो पहले स्टैंडर्ड डेविएशन से मल्टीप्लाई कर देते हैं, अब की बार मीन वैल्यू ऐड कर देते हैं। ये सब भेजूंगा नहीं, बाद में कर लेना अपने आप। लेकिन अब मेरा डेटा कैसा लग रहा है, आओ देखें। मेरा डेटा ठीक हो गया है क्या? अब आई कहानी वापस। मेरे एक्चुअल प्राइस इन डायमंड्स के ये थे, और मेरा प्रेडिक्टेड प्राइस इन डायमंड्स का ऐसा ऐसा है। देखो कितना जोरदार काम करा है मेरे मॉडल ने। अभी देख रहे थे ना कितना अच्छा मॉडल बनाया हमने, देखो देखो कितना अच्छा बनाया। डायमंड का प्राइस था 324 रुपये। तुम्हारा मॉडल कह रहा है उसे डायमंड तो दे ही दो कस्टमर को, उसे 2,000 रुपये और देना ऊपर से रखते। कितना अच्छा मॉडल बनाया तुमने। ये क्या हो गया? ये तो मजाक सी हो गई। नहीं, थिंक अबाउट इट, थिंक अबाउट इट, इट इज समथिंग इंटरेस्टिंग आई एम कमिंग ऑन टू, इफ यू रियलाइज। तो तुम्हारे मॉडल ने तो
बड़ी मुसीबत कर दी। लेकिन क्या तुम्हारा मॉडल कुछ ठीक भी कर रहा है? हाँ, कर भी रहा है, देखो। किसी डायमंड में तो उसने ऐसी दुर्गति की है, वो कह रहा है कि डायमंड तो देना ही देना, पैसे और दे देना ऊपर से रख के, तो प्रेडिक्शन हो गया गोल। लेकिन कई जगह तुम्हारे मॉडल ने प्रेडिक्शन कैसे की है, ये देख रहे हो? एक्चुअल प्राइस डायमंड का इतना था, तुम्हारा मॉडल क्या कह रहा है? ठीक ही कह रहा है। नहीं। और देखो, एक्चुअल प्राइस इज 2742, मॉडल कह रहा है 2741। और क्या जान लोगे? सही कह रहा है। और देखो, एक्चुअल प्राइस इज 2687, मॉडल कह रहा है 2701। तो अभी ये एक एक करके कब तक देखूंगा मैं? ये वैलिडेशन डेटा सेट में कोई 13,000 डायमंड्स हैं, तो ये वन बाय वन थोड़ी देखेंगे। नहीं, वन बाय वन नहीं देखेंगे। तो उसके लिए एक और तरीका है, विच इज कोर फंक्शन, द सी और फंक्शन। तो जैसे एक्यूरेसी चेक किया था, वी चेक कोरिलेशन ऑल्सो। मैं कोरिलेशन चेक कर रहा हूँ किसमें? वैलिडेशन डेटा के प्रेडिक्टेड प्राइस वर्सेस एक्चुअल प्राइस में। कोरिलेशन क्या होता है कि अगर ये बढ़ते बढ़ते जा रहा है तो क्या वो भी बढ़ते बढ़ते जा रहा है, वो घटते घटते जा रहा है तो क्या वो भी घटते घटते जा रहा है। कोरिलेशन देखता हूँ तो कितना कोरिलेशन है दोनों कॉलम में? इट इज 91%। सो दिस इज कॉल्ड कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। इसको अगर स्क्वायर कर लेते हैं तो पता है ये क्या आ जाता है? वही आर स्क्वायर्ड, कि दो कॉलम की आर स्क्वायर्ड कितनी है, और वही तो करना था। तो कोरिलेशन स्क्वायर इज 0.91, वेरी क्लोज टू 1। इसका मतलब ठीक ठाक ही है। हाँ, कुछ जगह गलत किया है आपके मॉडल ने, कुछ जगह उसने हेवायर प्रिडिक्शन दिए हैं, बट ब्रॉडली उसके प्रिडिक्शन ठीक ही हैं। ठीक है जी।
Seems good. अगर इसको मैं विजुअलाइज करने लगूं तो कुछ ऐसा दिखेगा। Here is the code for that. अगर विजुअलाइज करना चाहते हो तो एक्चुअल प्राइस कैसा कैसा गया वैलिडेशन डेटा में और उनके अगेंस्ट मेरा प्रेडिक्शन कितना कितना आया। एरर करेगा मॉडल, ओके दैट्स फाइन, बट येट अब कर पाएंगे वो कार्स प्राइस वाला डेटा सेट अपने आप करके देखेंगे। तो नाउ यू हैव ऑल द टिप्स एंड ट्रिक्स अंडर योर बेल्ट। लीनियर रिग्रेशन का प्रोजेक्ट डिलीवर कर सकते हैं आप। तो आई वुड रिकमेंड कार्स प्राइस वाले पे आप प्रैक्टिस कर लीजिए, बट फॉर योर for your submission thing, now we will start doing project from LMS portal. So LMS पे आप जाइए, login कीजिए, and in linear regression there would be a project. There would be a data set, there would be a problem statement, and there would be a data dictionary. You know the drill, what to do. Okay, so with this, let's wind up for today. So now you have a complete exercise of linear regression with you. So that can become your a cheat sheet kind of thing. But now I want you to deliver a project. So practice on cast dataset and submit that LMS portal one. So not tomorrow, that would be for your coming week. For tomorrow, for now and to meet tomorrow, you can practice this on cast dataset. Tomorrow we will move on to logistic regression, and you will realize that perhaps I said that regression analysis ही जान है predictive algorithms की। ये linear regression ही है जो कुछ भी है। This is the root of everything. Others are just extension to these. You will see several models which are extension to linear regression. So we will see that. Very fine, guys. So with this, let's call it a day. Bye and take care. I'll see you tomorrow, same time. I hope everybody has dropped, everybody has marked your presence here for attendance sake. कोई छूटा नहीं होगा. Very well done. Signing off. Bye all. Take care. Very welcome everybody. See you tomorrow.